अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम दोस्तों को आज की इस हमारी ट्रेनिंग के अंदर आज जो हम सेशन करने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हमारा टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट का जो दूसरा हिस्सा है। इससे पहले हमने क्लींजिंग के हवाले से डिस्कस किया था और क्लींजिंग कॉन्सेप्ट पे बात की थी। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो जो हमारा टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट का दूसरा सेशन है, जिसको रेगुलेटिंग कहते हैं, उस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें कोई ज़रूरी और आम चीज़ें जो है मैं इंशाल्लाह आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। और ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद ये ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद होगी। यूट्यूब चैनल सकलैन अफजल खलान जो मेरे नाम पे है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी कर लेंगे और साथ ही अपनी टीमों में शेयर कर लें, ताकि आपकी टीमों के अंदर राइट इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर होती रहे और हम टाइम्स का जो प्रोफेशनल इमेज है उस पर प्रॉपर तरीके से जो है वो काम करके आगे अपनी सक्सेस को हासिल करते रहें। आज का जो टॉपिक है, जैसे कि नाम से आप ज़ाहिर है, रेगुलेटिंग। क्लींजिंग जब हमने डिस्कस किया तो क्लींजिंग के बाद दूसरा जो स्टेप हमारे बॉडी के अंदर हमने करना है वो है रेगुलेटिंग। रेगुलेटिंग पे बात करने से पहले हम बात करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को रेगुलेट करता है, उस पर थोड़ी गुफ्तगू करूँगा। वो सिस्टम समझना बहुत ही ज़रूरी है। वो सिस्टम अगर हमें समझ आ जाएगा तो हमें टाइम्स की प्रोडक्ट की अफादियत और इसके बेनिफिट्स और इसके एडवांटेज बड़े आसानी से समझ आ जाएंगे। खुद भी हम प्रोडक्ट यूज़ करने के प्रॉपर जो है उसके काबिल होंगे और दूसरा अपने क्लाइंट्स को भी प्रॉपर तरीके से इसका नॉलेज जो है वो ट्रांसफर करने में भी सक्सेसफुल होंगे। हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जिसको कहा जाता है होम्योस्टाइसिस। होम्योस्टाइसिस नाम आप याद कर लें, होम्योस्टाइसिस। ये जो सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, इस पे आज थोड़ा सा इसकी कॉन्सेप्ट आपके सामने रखूंगा। अगर मैं कहूँ कि जो टाइम्स की प्रोडक्ट्स हैं तो उसका जो टोटली फोकस क्या है, वो ये सिस्टम है होम्योस्टाइसिस। होम्योस्टाइसिस दो लफ्ज़ों का ये मजमूआ है, कॉम्बिनेशन है। होम्यो से बनता है, होम्यो का मतलब होता है होम, घर, यानी कि आपका जैसे हमारा घर होता है जिसमें हम रैश पजीर होते हैं। होम्यो मीन होम और स्टाइसिस मीन टू मेंटेन, यानी किसी चीज़ को मेंटेन करना, बरकरार करना, बाकायदा करना, ताकि वो परफॉर्मेंस सही तरीके से दे सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जैसे हमारा घर है उसके अंदर अगर चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हों तो हम उसको जब एक तरतीब के साथ रखते हैं तो वो बड़ी खूबसूरत लगती हैं। तो होम्योस्टेसिस का मतलब दूसरा मतलब ये भी है कि किसी चीज़ का नॉर्मल लेवल पे काम करना, उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। और अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो इंग्लिश के अंदर इसकी डेफिनेशन जो बनती है वो ये बनती है, मेंटेन ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लैक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसके ऊपर डिटेल में आगे मैं जाऊंगा। दूसरी इसकी डेफिनेशन बनती है, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि अब इसको हम तफसील में जाके समझेंगे। जो इंसानी जिस्म का अंदर का माहौल है उसको बरकरार रखना, उसको मेंटेन रखना, इसको होम्योस्टाइसिस कहा जाता है। देखें, अल्लाह ताला की ज़ात ने हर चीज़ जो है वो एतदाल में बनाई है। अंग्रेजी की एक कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज़ की जो ज़्यादती होती है वो नुकसानदेह होती है। अब यहाँ पे जो होम्योस्टाइसिस है ये हमारी बॉडी का एक वो सिस्टम है कि जो हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस हो रहे हैं उसको मेंटेन करता है, उसको एतदाल में रखता है। यानी कि किसी चीज का एक लिमिट के अंदर रहना, ठीक है, लिमिट के अंदर काम करना, ठीक है, नॉर्मल लेवल पे काम करना। जब वो काम करेगी तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा। अगर वो नॉर्मल लेवल से
ऊपर चली जाती है या नॉर्मल लेवल से नीचे आ जाती है, तो उसका जो फंक्शन है, उसके फंक्शन के नतीजे में रिजल्ट जो निकलेगा वो डिस्ट्रक्शन का निकलेगा, नुकसान होगा। मिसाल के तौर पे आप गाड़ी चला रहे हैं, तो अगर गाड़ी आप ओवर स्पीड चलाते हैं तो उसका नुकसान है, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट भी हो सकता है। आप जो है गाड़ी बहुत स्लो स्पीड में चलाते हैं तो उसका भी नुकसान है कि आप अपनी मंजिल पे देर से पहुंचेंगे, पेट्रोल की कंजम्पशन ज़्यादा होगी। इस तरीके से अगर इंसान बहुत ज़्यादा खुश है, यानी कि खुशी का हद से ज़्यादा बढ़ जाना, वो भी इमोशनल डिस्ट्रक्शन का शिकार इंसान हो जाता है। अगर इंसान को जब गम कोई हो तो गम का भी हद से ज़्यादा इंसान बढ़ जाए गम के अंदर, तो वो भी इमोशनल डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाता है इंसान। इंसान के जज्बात डैमेज होते हैं और बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट्स हैं, बीमारियों की तरफ चला जाता है इंसान। अब इसी के साथ साथ ये बात हमें समझनी चाहिए और हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हमारी बॉडी जो हमारा जिस्म है, इसको हर वक्त एतदाल पे रहना इसका ज़रूरी है। जैसे मैंने खुशी की मिसाल दी कि खुशी में एतदाल में रवि होनी चाहिए, गम के अंदर एतदाल में रवि होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ ओवर हो जाती है तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नॉर्मल लेवल पे हर चीज़ का फायदा होता है, बेनिफिट होता है नॉर्मल लेवल के ऊपर। अब यहाँ पे जैसे मैंने दूसरी डेफिनेशन आपके सामने, पहली डेफिनेशन ये थी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। दूसरी डेफिनेशन, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। दो माहौल हैं, एक है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक है इंटरनल इन्वायरमेंट। अभी आपको समझ आ जाएगा बहुत आसानी से। इन्वायरमेंट उस चीज को कहते हैं जो हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, इसको इन्वायरमेंट कहा जाता है। अब मिसाल के तौर पे अगर हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की पहले बात करें, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो आउटसाइड दी बॉडी इन्वायरमेंट होता है उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहेंगे। एक्सटर्नल कंडीशन भी इसको कहा जाता है, जैसे कि हमारी एयर है, हवा है, ठीक है। कभी हवा तेज होती है, कभी हवा स्लो होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ हवा के साथ टेम्परेचर है, गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है। इसके बाद आगे ह्यूमिडिटी है, यानी कि जो हवा में नमी वगैरह होती है। अब ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। ये बात आप जानते हैं कि वक्त के साथ साथ जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है। जैसे सर्दियां पहले थी तो फिर गर्मियां आ गई, अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो गया। इसके साथ साथ हवा थी तो हवा तेज हवाएं चल रही हैं, ठीक है, उस वक्त एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो गया। हवा के अंदर नमी है, ठीक है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो गया। जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होगा, इसका अल्टीमेटली जो इफेक्ट होगा वो किसके ऊपर होगा? इंटरनल इन्वायरमेंट। अब इंटरनल इन्वायरमेंट या इंटरनल कंडीशंस क्या हैं? इनसाइड दी बॉडी। आउटसाइड दी बॉडी जब बात करेंगे तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा टेम्परेचर, हवा, ह्यूमिडिटी यानी कि नमी वगैरह, ये सारी चीजें। इन दोनों का आपस में बड़ा रिलेशन है, एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट का। इंटरनल इन्वायरमेंट जो है ये हमारी इनसाइड दी बॉडी, जो बॉडी के अंदर इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। ये अब पहला जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो इनसाइड दी बॉडी है, इंसानी जिस्म के अंदर। फिर दूसरे नंबर पे इनसाइड दी ब्लड, खून के अंदर का माहौल जो है, ठीक है। खून के अंदर क्या हो रहा है, खून जो है कैसे काम कर रहा है, खून का टेम्परेचर, खून के अंदर पानी का लेवल, ये सारी चीजें आगे इसको डिस्कस करेंगे हम। इनसाइड द ब्लड के बाद यानी कि खून का जो माहौल है, उसके बाद आगे इनसाइड सेल, जो खुलिये के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस और फंक्शंस हो रहे हैं, वो इन्वायरमेंट है इंटरनल इन्वायरमेंट। अब होता क्या है, जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होता है, इसका जो इफेक्ट है और इसका जो असर है वो इंटरनल इन्वायरमेंट पर पड़ता है। मिसाल के तौर पे अब गर्मी ज़्यादा हो गई है, टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाएगा तो इंसानी जिस्म का टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। इंसानी जिस्म का जो है टेम्परेचर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बंदे को बुखार हो गया तो जो है, अब बुखार क्यों हुआ, उसके ऊपर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की मुख्तलिफ कंडीशंस लगी,
तो इंटरनल टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बॉडी का बढ़ना शुरू हो गया। तो इसके नतीजे में क्या होता है, हमारी बॉडी का जो अंदर के इन्वायरमेंट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से। अब हमारी बॉडी का जो होम्योस्टैसिस सिस्टम है, इसका काम क्या है कि ये हमारी बॉडी के जो इंटरनल इन्वायरमेंट को उसको रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन करता है। मिसाल के तौर पे बाहर टेम्परेचर हो गया है फॉर एग्जांपल जो है वो 40 सेंटीग्रेड है, अब बॉडी का टेम्परेचर 37.6 सेंटीग्रेड होता है, उसको मेंटेन करना है। तो उसको जो मेंटेन करेगा सिस्टम, उसको होम्योस्टैसिस कहेंगे, उसको कहेंगे होम्योस्टैसिस। ये सिस्टम उसको मेंटेन कर रहा है। जिस्म के अंदर पानी की कमी हो गई है तो पानी, ब्लड के अंदर पानी की मिकदार को मेंटेन करना जो है वो होम्योस्टैसिस करेगा, इस बॉडी के सिस्टम को रेगुलेट करेगा। अब यहाँ पे जैसे कि हम डिस्कस किया इंटरनल हमारी बॉडी के जो बॉडी का एनवायरनमेंट है। अब यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इंटरनल, जैसे मैंने मिसाल दी, इंटरनल इंसानी बॉडी के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो क्या होता है। सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर मैंने बात की है, बॉडी टेम्परेचर के बाद बॉडी वेस्ट, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट, जो बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनके फासद मादे हैं, जो क्लींजिंग में हमने बड़ी डिटेल के साथ बात की थी। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है बॉडी वाटर एंड साल्ट, कि जिस्म के अंदर पानी और साल्ट की जो नमकियात की मिकदार है उसको बरकरार रखना। अब पानी की, बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, टेम्परेचर कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह वेस्ट मटेरियल जो है, जो बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो भी ज़्यादा हो सकती हैं और कम हो सकती हैं। अब यहाँ पे एक बात है, जैसे पानी की मैंने बात की है, हमारे जिस्म में पानी की कमी भी नुकसानदेह है और पानी की ज़्यादती भी नुकसानदेह है। मतलब बंदा कहता है मैं बहुत ज़्यादा पानी पीता हूँ, भाई बहुत ज़्यादा पानी पीने का मकसद क्या है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अगर पानी पियेंगे तो वो ठीक रहेगा, अगर पानी ज़्यादा पियेंगे तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे बॉडी के अंदर, ठीक है। मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स, वो आगे डिस्कशन चलती रहेगी इंशाल्लाह, आगे हम क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो वो देख लेंगे। तो यहाँ पे जब पानी का लेवल बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, पानी ज़्यादा पी लिया, तो इसमें होम्योस्टैसिस जो है वो इसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, इसको बरकरार करेगा कि पानी का लेवल जो है वो बॉडी में बैलेंस रहे, ठीक है। अब इसको आगे मैं मजीद, इस चीज़ को बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्कस करूंगा कि ये कैसे मेंटेन होता है और कौन कौन से जो है वो ऑर्गन, चूंकि वो हम जब इसको रेगुलेटिंग की तरफ जाएंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आगे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि बॉडी के अंदर जो फासद मादे बढ़ जाते हैं उसका बॉडी से एक्सरीट होना, बॉडी से निकलना, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो बॉडी में डिपॉजिट हो रहे हैं, बॉडी में मतलब जो अनडाइजेस्ट मटेरियल होता है बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है, मौजूद है, बॉडी से निकल नहीं रहा, तो वो भी बॉडी के लिए साइड इफेक्ट्स देगा। तो उसको बॉडी से निकालना, एक्सक्रीट करना, ये भी होम्योस्टैसिस के जरिए होता है। इसके बाद आगे ब्लड, चौथे नंबर पे ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर लेवल। अब शुगर कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, शुगर नुकसानदेह उस वक्त होती है कि जब इसका जो नॉर्मल लेवल से या ये ऊपर चले जाए या नीचे चली जाए, ठीक है। तो इसका मेंटेन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको मेंटेन कौन करता है? होम्योस्टैसिस। इसके बाद आगे है ब्लड पीएच। हमारे ब्लड पीएच कह सकते हैं, पूरी बॉडी के पीएच भी कह सकते हैं आप, यानी कि हमारी बॉडी के पीएच एसिडिक या अल्कलाइन है। तो बॉडी के पीएच को, जिसका एसिडिक है उसको एसिडिक रखना और जिसका अल्कलाइन है उसको अल्कलाइन रखना, ये काम किसका है? ये होम्योस्टैसिस का है। होम्योस्टैसिस जो सिस्टम है हमारी बॉडी का। अब जब बॉडी के अंदर टॉक्सिक लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, फासिद मादे बढ़ जाते हैं, तो होम्योस्टैसिस जो है वो काम करना छोड़ देता है। जब वो काम करना छोड़ देगा तो उसके नतीजे में हमारी जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। अब इस दौरान फिर हम क्या करते हैं? मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हम इंग्लिश मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शुरू करते हैं। अब इंग्लिश मेडिसिन क्या करती हैं? वो बॉडी का होम्योस्टैसिस जो सिस्टम है उसको ठीक करने के बजाय खुद काम करती हैं, जिसके नतीजे में एक वक्त आता है परमानेंटली, यानी कि मुकम्मल बंदे का हमेशा के लिए जो होम्योस्टैसिस
होम्योस्टासिस सिस्टम है वो डिसऑर्डर हो जाता है और उसके नतीजे में पूरी जिंदगी बीमार रहता है। अब यहाँ पे बड़ा शानदार और बड़ी जबरदस्त चीज है, जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, कि टाइम्स का जो सिस्टम है, हेल्थ का सिस्टम, वो बिल्कुल बॉडी के इक्विवेलेंट है और बॉडी के सिस्टम के मुताबिकत रखता है बॉडी के सिस्टम के साथ। क्योंकि इसने जाके क्या करना है, इसने खुद काम करने के बजाय बॉडी के सिस्टम को एम्पावर करना है। बॉडी के जो, जैसे होम्योस्टासिस की मैं बात की, उसको एम्पावर करेगा कि वो जाके प्रॉपर काम करे। जब वो प्रॉपर काम करेगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी और हम बीमारियों से अपने आप को बचाना शुरू कर देंगे। अब जो होम्योस्टासिस है, ये जो सिस्टम है, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, 3 इसके अज़ा हैं, 3 हिस्से हैं इसके। पहला कंपोनेंट है थर्मो रेगुलेशन। ये थर्मो का मतलब होता है हीट, यानी कि टेम्परेचर, मेंटेन ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी कि ये मेंटेनेंस करता है बॉडी के टेम्परेचर को। बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मैंने पहले जिक्र किया, वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ये जो होम्योस्टासिस है, इसका जो कंपोनेंट है थर्मो रेगुलेशन, ये क्या करेगा, ये बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करेगा। इसमें फिर आगे ब्लड वेसल्स हिस्सा लेती हैं, मसल हिस्सा लेते हैं, और इसके अलावा हार्मोन्स मुख्तलिफ हिस्से में हिस्सा ले रहे होते हैं इसको बैलेंस करने में। ये आगे अगले इसमें सेशन में मैं डिस्कस करूंगा जो इनका ऑर्गन का लिंक्स है। दूसरा जो होम्योस्टासिस का जो हिस्सा है वो है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है जी? मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट वाटर एंड साल्ट, बॉडी के अंदर पानी और नमकियात की मिकदार को बैलेंस करना और उनको बरकरार करना, ठीक है। इसमें किडनी हिस्सा ले रहा होता है, ब्रेन हिस्सा ले रहा होता है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ जो तीसरा हिस्सा है वो है एक्सक्रीशन, जिस्म से फासद मादों का निकालना, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, जिस्म से गंदे मादों को निकालना, ठीक है। तो इसमें किडनी हिस्सा ले रहा होता है, लिवर हिस्सा ले रहा होता है, स्किन है, इसमें लंग्स है, ठीक है, ये बॉडी से निकल रहे होते हैं। अब यहाँ पे चूंकि डिटेल से बात हुई थी, क्लींजिंग जब मैंने डिस्कस किया, उसको जिन लोगों ने नहीं सुना, तो इससे पहले जो मेरी ट्रेनिंग है क्लींजिंग कॉन्सेप्ट, उसको आप लाजमी सुने, तब यह सही तरीके से आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे एक मैं मिसाल देता हूँ यूरिक एसिड की। अब यूरिक एसिड जो है वो बेसिकली प्रोटीन के बढ़ने से, अब प्रोटीन में क्या चीज़ होती है, प्योरीन होती है, वो जब बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर एक वेस्ट मटेरियल जो है, मतलब वेस्ट मुराद की उसकी एक्सेस हो जाती है। यूरिक एसिड बॉडी में होना चाहिए, नॉर्मल लेवल है उसका, वो नॉर्मल लेवल से नीचे नीचे होना चाहिए, लेकिन अगर नॉर्मल लेवल से वो बढ़ जाता है यूरिक एसिड, तो वो जाके हमारे जॉइंट्स के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है, स्पेशली हमारे घुटनों के अंदर और हमारे पाँव की उंगलियों के जॉइंट्स है, वहाँ पे जाके जब ये डिपॉजिट हो जाएगा तो उसके नतीजे में जो है वो गोट्स स्टार्ट हो जाएगा या अर्थराइटिस शुरू हो जाएगा, जोड़ों के दर्द स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर इन आगे अगर इसको बर वक्त बॉडी से क्लीन ना किया जाए तो बॉडी के अंदर जो है वो किडनी का फेलियर भी हो सकता है, किडनी के प्रॉब्लम भी बढ़ सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया होम्योस्टासिस के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज थी जो मैं पीछे क्लींजिंग कॉन्सेप्ट में आई थिंक नहीं डिस्कस की। मैंने बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री रेडिकल जा रहे हैं, दूसरे नंबर पे हमारी बॉडी के अंदर जाके हैवी मेटल्स जा रही हैं, तीसरे नंबर पे हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ जा रही है वो जा रही है फैट जा रही है, जिसमें मैंने ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल की बात की थी, और चौथे नंबर पे हमारी बॉडी के अंदर प्रिजर्वेटर्स जा रहे हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटर्स, और जिसमें मुख्तलिफ मतलब आप केमिकल कह सकते हैं। प्रिजर्वेटर्स बताया मैंने, उसमें इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, और 5वें नंबर पे पैरासाइट्स। ये 5 चीजें, जब ये 5 लेयर्स बन रही हैं सेल के इर्द गिर्द, खुलिये के इर्द गिर्द, जब ये खुलिये के इर्द गिर्द 5 लेयर्स बन जाएंगी तो खुलिये का जो फंक्शन है वो डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी कि अब खुलिये का होम्योस्टासिस का जो फंक्शन है वो खराब हो जाएगा, यानी कि अब खुलिये तक प्रॉपर चीजें ही नहीं पहुंच रही, न्यूट्रिएंट्स से नहीं पहुंच रहे, तो इसके नतीजे में वो खुलिया डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे
फिर हमें क्लींजिंग की जरूरत होती है। जब हम बॉडी की क्लींजिंग करते हैं तो क्लींजिंग होने के बाद ये होता है कि हमारी बॉडी के दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दो बड़ी इंपॉर्टेंट, एक ऑर्गन और दूसरा सिस्टम। यानी कि क्लींजिंग बॉडी की हो गई, सफाई हो गई, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप इलनेस इंडस्ट्री के पास जाएंगे तो नहीं मिलेगा आपको वहां पे, वो मिलेगा आपको टाइम्स के हेल्थ कॉन्सेप्ट के अंदर, कि आपने प्रॉपर अपने जिस्म की क्लींजिंग कर ली, जिस्म से तमाम टॉक्सिन जो है, वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से निकल गई। अब देखें यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाती हैं, जैसे प्रिजर्वेटर्स हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो बिल्कुल डिसऑर्डर हो जाता है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता है। उसके नतीजे के अंदर क्या होता है कि जब टॉक्सिन बॉडी के अंदर इकट्ठी होती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक चीज है पाथवेज, जो पाथवेज है हमारी बॉडी के, उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है। जब ब्लॉकेज आ जाती है उसके नतीजे में प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं होती। अब जब बॉडी की क्लींजिंग हो गई तो हमने बॉडी के दो चीजों की रेगुलेशन करनी है, एक ऑर्गन की और दूसरा सिस्टम्स की। इस पे मैं बात करता हूँ, पहले हम इसको डिस्कस कर लेंगे। रेगुलेटिंग क्या है? रेगुलेटिंग इज ऑल अबाउट वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट ऑल बॉडी ऑर्गन्स टू वर्क इन सिनर्जी। यानी कि रेगुलेटिंग का मतलब ये है कि हमारे जिस्म के अंदर न्यूट्रिशन जो है वो बैलेंस हो जाए, और इस तरीके से जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के काम करें। यानी कि हमारे जितने भी ऑर्गन हैं वो एक दूसरे से मिल के, यानी कि इंटर डिपेंडेंट है। इस पे बात करूंगा मैं आगे। इंटर यानी कि मतलब ब्रेन है तो उसका किडनी के साथ ताल्लुक है, ब्रेन है तो उसका हार्ट के साथ क्या रिलेशन है, लिवर के साथ क्या रिलेशन है, तो इनका आपस में जो रिलेशन है। सिनर्जी का मतलब होता है मिल के काम करना। जब टॉक्सिन आ जाती है, यानी कि जिस्म के अंदर गंदे मादे बढ़ जाते हैं, फासिद मादे, तो बॉडी के ऑर्गन जो है उनका आपस में कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है, इसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। इस पे बात मैं करता हूँ। आफ्टर द क्लींजिंग फेज, जब हम बॉडी की सफाई कर लें, इट इज रिकमेंडेड टू यूज फूड सप्लीमेंट्स। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें फूड सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए, रेगुलेटिंग बॉडी सिस्टम, ताकि हमारे जिस्म के जो सिस्टम है वो रेगुलेट हो जाए, बाकायदा हो जाए, प्रॉपर तरीके से काम कर सके। एट इफ ऑल ऑर्गन्स वर्क प्रॉपरली, अगर तमाम ऑर्गन सही तरीके से काम करते हैं, एंड सिनर्जिस्टिकली, और मिल के काम करते हैं, the body will be able to defend itself against the illness। तो हमारी बॉडी, हमारा जिस्म इस काबिल हो जाता है कि खुद ब खुद बीमारियों का मुकाबला कर लेता है, एंड प्री मेच्योर एजिंग, और हम बुढ़ापे का जल्द शिकार नहीं होते। आप इसको बड़ी आसानी से मैं समझा दूंगा, आपको बात समझ आ जाएगी। रेगुलेटिंग का मतलब क्या है? एक मैं प्रोसेस का यहाँ पे नाम लूंगा, उस प्रोसेस के जरिए जो है आपको बात समझ आ जाएगी। रेगुलेटिंग का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम की मैं नाम लेता हूँ। हमारी बॉडी में बेसिकली 11 सिस्टम है, 11 सिस्टम है बॉडी के अंदर ना, और हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है वो 78 है, 78 ऑर्गन है, 78 ऑर्गन्स एंड 11 सिस्टम। इनका आपस में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बॉडी जो है वो सही तरीके से परफॉर्मेंस नहीं देगी, ठीक है। इस पूरे कोऑर्डिनेशन का जो है वो मैंने बताया, होम्योस्टाइसिस जो हमारा सिस्टम है वो इन कोऑर्डिनेशन को बरकरार रखता है। लेकिन जब बॉडी के अंदर फासिद मादे, गंदे मादे बढ़ जाते हैं, टॉक्सिक लेवल बढ़ जाता है, तो होम्योस्टाइसिस जो हमारा सिस्टम है वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, वो फंक्शनल नहीं होता प्रॉपर तरीके से, जिसके नतीजे में इंसान बीमारियों का शिकार हो जाता है। अब यहाँ पे टाइम चेंज, जब आपने प्रोडक्ट यूज की, जो पहले मैंने बताई क्लींजिंग प्रोडक्ट्स, तो बॉडी की जब क्लींजिंग आपने कर ली तो अब हमने रेगुलेटिंग करनी है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और बड़ी आम चीज है, इसको आपने समझना है। अब यहाँ पे मैं एक बात करता हूँ, कोऑर्डिनेशन लफ्ज यूज कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक दूसरे से मिलके काम करना। हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन का जो काम करता है वो मेन दो सिस्टम है जो कोऑर्डिनेशन के काम कर, एक होता है नर्वस सिस्टम है, एक हार्मोनल सिस्टम है। एक मिसाल मैं यहाँ पे दूंगा बात आपको, ताकि आसानी से समझ आ जाए। अब फॉर एग्जांपल कोई चीज ऐसी है जो नुकसानदेह है, उसको आप हाथ लगाने लगे, मतलब कोई गर्म चीज है जिसे हाथ जल सकता है, कोई कांटा है जो हाथ में चुभ सकता है, जब उसको आप हाथ लगाने, मतलब आप उसकी तरफ हाथ बढ़ा, तो यहाँ पे हमारी जो
हाथ बढ़ा तो हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, उसके अंदर एक चीज है जिसे सेंसरी न्यूरॉन कहा जाता है। सेंसरी न्यूरॉन जो है ये बेसिकली ये क्या करेगा, ये फौरन पैगाम देगा स्पाइनल कार्ड को, जो हमारा हराम मगज है, स्पाइनल कार्ड पैगाम देगा ब्रेन को, ये विद अ मिनी मिनी सेकंड होता है। अब यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन ने पैगाम दिया कि जो हाथ है ये बढ़ रहा है किसी हार्मफुल चीज की तरफ, कांटे को छूने लगा है, कोई गर्म चीज है उसको हाथ जल जाएगा। तो इसने पैगाम दिया किसको, स्पाइनल कार्ड को। स्पाइनल कार्ड ने पैगाम दिया है ब्रेन को, दिमाग को। अब ये सेंसरी न्यूरॉन ने सारा काम किया। अब सेंसरी न्यूरॉन जो था ये था रिसेप्टर, इसने रिसीव किया पैगाम, रिसीव किया, रिसेप्टर था ये, ठीक है। अब रिसेप्टर जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आंखें हैं, हमारे कान हैं, नाक है, हमारी जबान है, और हमारा इसके साथ साथ जो है स्किन है, हमारी जिल्द है। इनसे हम, ये रिसेप्टर्स हैं बेसिकली, ये चीजों को बाहर से एक्सटर्नल माहौल से जो है वो लेते हैं। अब क्या होता है कि जब सेंसरी न्यूरॉन ने धराम मगज तक फिर दिमाग तक पैगाम पहुंचाया, तो ये सेंसरी न्यूरॉन था। अब ये एक्ट हुआ, इसके रिएक्शन में क्या हुआ, फौरन जो है ब्रेन पैगाम देगा इसको स्पाइनल कार्ड को कि मोटर न्यूरॉन को कहो, आगे है, पहले सेंसरी न्यूरॉन था, अब मोटर न्यूरॉन आ गया। अब मोटर जो न्यूरॉन है वो दौड़ के जाएगा, ठीक है, वो दौड़ के किसके पास जाएगा, इसको कहते हैं, यानी कि मोटर न्यूरॉन कौन सा काम करेगा, इफेक्टर्स का, इफेक्टर्स। पहले मैंने बताया रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स का मतलब क्या था कि जो बाहर से चीज हमें रिसीव हो रही है, ठीक है, अब कांटा है वहां पे कोई गर्म चीज पड़ी हुई है तो वहां से रिसीव होगी चीज है। अब इस ये पैगाम सेंसरी न्यूरॉन ने स्पाइनल कार्ड को दिया, स्पाइनल कार्ड ने ब्रेन को दिया, ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने दोबारा ये पैगाम फौरन दिया स्पाइनल कार्ड को कि मोटर न्यूरॉन को कहो कि ये जो चीज नुकसानदेह है, इससे हाथ जल भी सकता है, हाथ में प्रॉब्लम हो सकता है बॉडी को, तो वो क्या करे कि फौरन जो है हाथ पीछे खींच ले। अब हाथ पीछे खींचना, इसके अंदर दो चीजें हिस्सा लेती हैं, एक मसल हिस्सा लेते हैं और दूसरा ग्लाइंड्स गदूदें हिस्सा लेती हैं। अब जो मसल है ये इफेक्टर है, तो फौरन बंदे ने हाथ पीछे खींच लिया, ये विद मिनी सेकंड्स के अंदर काम हो रहा होता है। आगे से कोई चीज उड़ के आ रही है, आंख में लग जाएगी तो आंख जाया हो सकती है, तो फौरन आंख के ऊपर हाथ रख लिया या आंख बंद कर ली, आंख के अंदर चीज ना चली जाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये सारा एक कोऑर्डिनेशन बना। क्या, कैसे कोऑर्डिनेशन बना, सेंसरी न्यूरॉन का स्पाइनल कार्ड के साथ, स्पाइनल कार्ड का दिमाग के साथ, ठीक है, ब्रेन के साथ, तो ये एक लिंक बना ना, पूरा कोऑर्डिनेशन। आप इस पूरे कोऑर्डिनेशन को कहते हैं रेगुलेटिंग। ये एक प्रोसेस जो है ये रेगुलेटिंग प्रोसेस है, आपस में सारों का लिंक है। एक और मिसाल देता हूं, जैसे कि हमारा दिमाग है, दिमाग के अंदर एक ग्लैंड है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, ये एक मादा खारिज करती है, उस मादे को कहते हैं ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। अच्छा, इस हार्मोन का काम क्या है, ये इस हार्मोन का काम है गुर्दे के अंदर, किडनी के अंदर, किडनी जो हमारा नेफ्रियाटिक सिस्टम है उसके अंदर एक चीज है जिसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या हुआ कि जिस समय पानी कम हो गया, अब ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड एक मादा खारिज करेगी जिसे एडीएच, जिसको एडीएच कहते हैं, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। ये हार्मोन जाएगा सीधा किडनी के पास, ठीक है, सेंसरी मोटर न्यूरॉन के जरिए सीधा वहां पहुंचेगा, और वहां पे जो कलेक्टिंग डक्ट है उसके अंदर पानी है, वहां से पानी की मिकदार किडनी में बढ़ाएगा, यानी कि सॉरी ब्लड के अंदर पानी की मिकदार को बढ़ाएगा, क्योंकि ब्लड को बैलेंस करना है, पानी की मिकदार कम हो गई है, इसको बैलेंस करना है। अब यहाँ पे देखें, इस बात को समझें, किडनी और ब्रेन, यानी कि ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका आपस में लिंक है। अगर ये लिंक जो है आपस में बरकरार ना हो, इसका जो पाथवे है जिस पे ये पैगाम चल रहा है उसके अंदर फासद मादे हैं, गंदे मादे हैं, तो ये पाथवे, ये मैसेज नहीं पहुंचेगा। जब मैसेज नहीं पहुंचेगा तो पानी जो है, ब्लड जो है के अंदर बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने ये निज़ाम बनाया कि वह तमाम ऑर्गन को कोऑर्डिनेट किया। इसके साथ साथ आगे हमारा जो, जिस तरीके से हमारा हार्ट है, दिल है, अब दिल जो है पंप कर रहा है ब्लड को, ठीक है। अब बंदा नर्वस होता है, बंदा परेशान होता है, उसके अंदर क्या होता है
कि हमारे दिमाग और दिल के दौरान के आपस में जो लिंक है वो है सिंपैथेटिक नर्व के जरिए, यानी कि सिंपैथेटिक नर्व और पैरा सिंपैथेटिक नर्व, ये नर्व दिल और दिमाग के दरमियान इनका लिंक है। ठीक है, ये पैगाम दिमाग पैगाम दे रहा है दिल को कि मतलब वो दिल को कंट्रोल करना है इस वक्त जो है, मतलब को कंडीशन ऐसी हो चुकी है तो ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा है दिल को इस दोनों नर्व के जरिए, ये रिलेशन है इसमें। तो इस तरीके से तमाम आर्गन आपस में इंटरलिंक है, उनका आपस में तल्लक है। अब बड़ी शानदार बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हम पे फजल हुआ कि हम इस वक्त साइंस से वाबस्ता है। साइंस ने आप पूरी दुनिया में रेगुलेशन पे काम कोई भी नहीं कर रहा, और आपकी कंपनी ने ऐसी प्रोडक्ट्स बना दी कि जो पूरी बॉडी के अंदर आपस में ऑर्गन का लिंक है और सिस्टम का लिंक है, रेगुलेशन है, उसको ये बरकरार करती है, मेंटेन करती है हमारी प्रोडक्ट्स। अब मैंने जैसे जिक्र किया कि हमारा जो बॉडी है इसके अंदर जो है वो 78 जो है ऑर्गन है, और हमारी बॉडी के अंदर 11 सिस्टम है। ठीक है, 11 सिस्टम है। अब 11 सिस्टम जो मैंने बताया आपको, सही है, जैसे 11 सिस्टम कौन से हैं, इस अब इंशाल्लाह इसके बाद जो अगली ट्रेनिंग होगी उस पे मैं सिस्टम पे बात करूंगा, बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी बातें इंशाल्लाह, जैसे अभी कोशिश किया कि आसानी से आपको समझाने की। हमारी बॉडी के अंदर जो 11 सिस्टम है, जैसे सबसे पहला सिस्टम है इंटेगोमेंट्री सिस्टम, ये हमारी जिल्द का सिस्टम होता है, स्किन का जो सिस्टम है। ठीक है, जिल्द का सिस्टम है। अब इसमें हम डिटेल में जाएंगे, इसमें क्या क्या ऑर्गन क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें बाल भी आते हैं, नेल भी आते हैं और स्किन, ये पूरा इस पे हम वन बाय वन इनको लेंगे, यार सिस्टम को बात करेंगे। इसके बाद हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम, तो स्केलेटन सिस्टम जो हड्डियों वाला सिस्टम जो है, हमारी बोन जो हड्डियां हैं। तीसरा हमारा मस्कुलर सिस्टम है। चौथा हमारा इम्यून एंड लिम्फेटिक सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम भी आप इसको कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम भी कहते हैं इसको। पांचवा हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो सांस का निजाम है हमारा। छठवां हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो बॉडी के अंदर खाने को हजम करता है। सातवां हमारा नर्वस सिस्टम है। आठवां हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है। नौवां हमारा कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम है, या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हम कहते हैं। 10वें नंबर पे यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम इसको कहा जाता है। और 11वें नंबर पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके जरिए हमारा तौलीदी निजाम उर्दू में कहते हैं, जिससे औलाद चलती है। अब ये 11 सिस्टम जो है, इनका लिंक है 78 ऑर्गन के साथ, 78 ऑर्गन के साथ। यानी कि मैंने बात की इंटेगोमेंट्री सिस्टम, यानी कि हमारा जिल्द वाला सिस्टम। ठीक है, इसको कौन कौन से ऑर्गन चला रहे हैं, इसको स्किन चला रहा है। स्किन हमारी बॉडी में सबसे जो बड़ा ऑर्गन है वो स्किन ऑर्गन है ना, इसको कौन चला, इसके ऊपर हेयर है, उनका फंक्शन है, नेल का अपना फंक्शन है। आगे स्केलेटल सिस्टम जो हड्डियों वाला ढांचे वाला हमारा ढांचा है अंदर हड्डियों का, इसको कौन मेन इसके ऑर्गन है, वो बोन है। ठीक है, आप देखें ये सारे सिस्टम भी आपस में इंटरलिंक हैं। अगर इनका आपस में तलक बरकरार रहेगा तो इसको रेगुलेटिंग कहेंगे। आगे मस्कुलर सिस्टम, इसमें मसल्स हैं, पट्टे हैं हमारे। आगे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, ये लिम्फ पे चल रहा है। लिम्फ एक मादा है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको फेफड़े चला रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है तो इसके अंदर स्टोमिक का अहम रोल है, इंटेस्टाइन्स का अहम रोल है। अगर नर्वस सिस्टम है तो इसको ब्रेन चला रहा है। एंडोक्राइन सिस्टम है तो इसको ग्लैंड्स चला रही हैं, हार्मोन जो ग्लैंड्स मुख्तलिफ मादे खारिज करती हैं। आगे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हार्ट चला रहा है। देखें ऑर्गन और सिस्टम आपस में इंटरलिंक है। यूरिनरी सिस्टम है तो उसको किडनी चला रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो इसके अंदर जो है मुख्तलिफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ जाते हैं, किडनी का भी बड़ा अहम रोल है इसके अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर 10 जो बड़े ऑर्गन हैं, ठीक है, वो कौन से हैं, जैसे स्किन है, लिवर है, ठीक है, ब्रेन है, लंग्स हैं, हार्ट है, किडनी है, स्प्लीन है, पेंक्रियाज, थायराइड, जॉइंट्स हमारे जो जोड़ है, ये तकरीबन बनते हैं 10। ये वाइटल ऑर्गन है, यानी कि इनको हम कहेंगे वाइटल, जहाँ मतलब ये है कि ये बड़े ऑर्गन है और बड़े आम, इनका इन तमाम सिस्टम के साथ लिंक होता है। अब यहाँ पे जो टाइम्स की रेगुलेटिंग प्रोडक्ट्स हैं वो क्यों बनाई गई हैं कि जब हम क्लींजिंग प्रोडक्ट लेते हैं तो क्लींजिंग के साथ ही रेगुलेटिंग प्रोडक्ट लेनी चाहिए। जब आप क्लींजिंग बॉडी की करते हैं तो बॉडी में टॉक्सिन फासद मादे निकलने के साथ साथ बॉडी के मिनरल्स भी डेफिनेटली वेस्ट होते हैं, निकलते हैं बॉडी से। तो उस दौरान आपकी जब बॉडी की क्लींजिंग हो जाए तो बॉडी के ऑर्गन और सिस्टम आपस में इंटरलिंक हों और सिनर्जिस्टिकली काम करें,
उसके लिए आपको रेगुलेटिंग प्रोडक्ट साथ लाजमी इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो क्लींजिंग प्रोडक्ट के साथ रेगुलेटिंग प्रोडक्ट आप जब लेंगे तो आपको रिजल्ट आउटस्टैंडिंग मिलेंगे, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, यानी कि आपको जो नताइज मतलब 3 महीनों के बाद मिलने हैं वो आपको 1 या 2 माह के बाद मिल, एक माह के अंदर मिल जाएंगे, 2 माह के अंदर मिल जाएंगे, जिनकी जल्दी आपको मिलेंगे। तो रेगुलेटिंग जो है ये तकरीबन मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने में कामयाब हुआ कि हमारी रेगुलेटिंग का मतलब है कि हमारी बॉडी का होम्योस्टैसिस जो सिस्टम है वो मेंटेन होना चाहिए, कि जिसने हमारी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शन और प्रोसेस को रेगुलेट करना होता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना होता है, बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट लेवल को रेगुलेट करना होता है, बॉडी के अंदर जो है पीएच को रेगुलेट करना होता है, बॉडी के अंदर जो है पीएच के साथ साथ बॉडी के शुगर लेवल रेगुलेट करना होता है, ठीक है। तो ये जब रेगुलेट हो जाएंगे तो हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शनल हो जाएगी और प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देगी। तो हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है टाइम्स का वो रेगुलेटिंग द बॉडी ऑर्गन एंड सिस्टम, ठीक है। मैंने ऑर्गन आपको बता दी हैं, 78 ऑर्गन है और बॉडी में 11 सिस्टम है। अगली जो ट्रेनिंग होगी उसमें मैं सिस्टम पे बात करूंगा, एक एक सिस्टम को लूंगा कि जो स्किन का सिस्टम है उसका काम क्या है, वो क्यों खराब होता है, कौन सी बीमारियां स्किन की लगती हैं, उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करके हम प्रोडक्ट के साथ लिंक करेंगे कि प्रोडक्ट लेके हम कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं और कैसे बेहतर रख सकते हैं, बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। अब इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारे पास जो रेगुलेटिंग सीरीज है, ठीक है, इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, एक कॉर्डिसिप है, एक स्पारुलिना है। ये दोनों बैलेंसिंग रेगुलेटिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जाकर रेगुलेट करती हैं, यानी कि बैलेंस करती हैं हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी, हमारी बॉडी के मिनरल्स साल्ट लेवल को भी और वाटर लेवल को भी, और इसके अलावा बॉडी के अंदर जो पीएच लेवल है, इसके अलावा बॉडी के अंदर जो है शुगर लेवल है उसको भी मुझे रेगुलेट करती हैं। तो ये 2 प्रोडक्ट्स हैं, स्पारुलिना और कॉर्डिसिप। इनकी प्रोडक्ट्स पे तो इंशाल्लाह हम आगे ट्रेनिंग करेंगे, एक एक प्रोडक्ट को लेंगे, लेकिन फिलहाल तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं हेल्थ कॉन्सेप्ट को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना। देखिए आप सबसे पहले खुद हेल्थ कॉन्सेप्ट को समझे, बजाय इसके लोग, जब आप खुद अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपको क्लाइंट को समझाना, अपने टीम को समझाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये आज हमने डिस्कस किया टाइम्स का जो हेल्थ कॉन्सेप्ट का दूसरा हिस्सा है रेगुलेटिंग। और मजीद अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं और मुझसे आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब इंशाल्लाह आपको प्रॉपर मिलेगा। तो ये ट्रेनिंग जो है यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, उसको अपलोड मैं कर दूंगा। इसको आप शेयर भी करें अपनी टीमों के अंदर, और सब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपके पास ये ट्रेनिंग मिलती रहे। तो अगला जो हमारा इसके बाद जो होगा वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह रिप्लेनिशिंग कॉन्सेप्ट, जो है हमारा टाइम्स का रिप्लेनिशिंग कॉन्सेप्ट, उसको हम बात करेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह रेगुलर हम बात करेंगे जो हमारी बॉडी के सिस्टम और ऑर्गन है उस पर हम बात करेंगे कि यानी कि हार्ट और किडनी का क्या लिंक है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारा जो बॉडी के अंदर इसके साथ साथ जो है हमारी बॉडी में जो मुख्तलिफ ऑर्गन है, जैसे हमारा लंग्स हैं, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन्स का आपस में क्या लिंक है, किडनी और ब्लैडर का क्या लिंक है, लिवर और गॉल ब्लैडर का आपस में क्या लिंक है, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन्स का आपस में क्या लिंक है, स्प्लीन और स्टोमक का आपस में क्या लिंक है। तो इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अगली ट्रेनिंग के अंदर। तो आप के सुनने का बहुत शुक्रिया। आज का हम टॉपिक जहाँ पे क्लोज करेंगे, और मजीद अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, और लास्ट में आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।